फिजिक्स में टॉपिक कर रहे हैं जिसमें हमारे पास न्यूक्लियर प्रोसेस है। दो किस्म के प्रोसेस होते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस। जब हमने डिके पढ़ा कि डिके होता है अल्फा बीटा गामा डिके, तो जो डिके हो रही हैं यानी जो प्रोसेस हो रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस हो रहे हैं, वो दो किस्म के हैं। नंबर वन होता है हमारे पास न्यूक्लियर फिजन। नंबर टू होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी सम टाइम ऐसे होता है कि आपका एक न्यूक्लियस जो है वो तो टूट के दो छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। यानी एक बड़ा न्यूक्लियस होता है वो टूटता है, मीन डिके होता है, और उससे छोटे न्यूक्लियाई बन जाते हैं। तो इस किस्म के प्रोसेस को जिसमें आपके पास बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। फिजन का मतलब होता है टूटना। फिजन का मतलब होता है टूट जाना, बिखर जाना। ठीक है। तो देखो, न्यूक्लियर फिजन is the splitting of a heavy nuclei into two light nuclei when the nucleus of an atom is bombarded with a neutron। जब एक न्यूक्लियस, देखो यहां पर यूरेनियम का एक न्यूक्लियस सामने रखा गया, इस एक यूरेनियम हम्म। के न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूट्रॉन को फेंका जा रहा है, ट्रिगर किया गया। ट्रिगर का मतलब है गन से फायर किया गया न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन गन होती है, उससे फायर किया जाता है इसको। तो इससे फायर किया गया। जब ये फायर कर दिया गया तो यहाँ देखो, जैसे ही यहाँ हिट हुआ है, हिट होने के बाद इससे एक एटम, ये न्यूक्लियस ये बन गया एसआर का, और दूसरा न्यूक्लियस बन गया है एक्स ई का। तो देखो, एक न्यूट्रॉन यूरेनियम जो है वो कन्वर्ट हो गया दो डॉटर न्यूक्लियाई में, यानी दो छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया, और साथ साथ उसके तीन न्यूट्रॉन रिलीज हुए। अभी इस रिलीज की मैं बात नहीं कर रहा कि ये क्या प्रोसेस करते हैं, मैं अभी न्यूक्लियर फिजन की बात कर रहा हूं सिर्फ। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फिजन में आपके एक न्यूक्लियस को तोड़ के दो न्यूक्लियस, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है दो, बट एक हैवी न्यूक्लियस टूट के टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। और इस प्रोसेस के जब ये क्या होगा, जब ये टूटेगा तो मास इज डीकम्पोज्ड, और अगर मास डीकम्पोज्ड होगा तो इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। तो मतलब ये हो गया हम्म। कि जब ये टूटेगा तो टूटने के साथ साथ दो न्यूक्लियाई में भी कन्वर्ट हुआ, इसके साथ साथ इससे एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई, और एनर्जी के साथ साथ तीन न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस होंगे, मीन इससे तीन न्यूट्रॉन निकलेंगे। यहां पर देखो कितने, 235 है, और नीचे कितना है मेरे पास, 235 है आपके पास तो, और नीचे जो है वो कितना है जरा देखो, नीचे है 92। तो 235 में से 92 को माइनस करो, कितना आता है? 235 माइनस 92 को करो, कितना आता है? जी सर। कितना आया? कितना आया बच्चा? सर 1 मिनट करती हूँ। कैलकुलेटर नहीं है ना। अच्छा चलो। तो ये तीन न्यूट्रॉन इससे रिलीज हो जाते हैं, बाकी जो रह जाते हैं वो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, एस ई और एक्स ई और एस आर में। ठीक हो गया। अब ये तीन न्यूट्रॉन जो है ना, फिर इसके बाद हम एक और प्रोसेस करते हैं जिसको हम कहते हैं, यही प्रोसेस हो रहा होता है लेकिन हम उसे कहते हैं न्यूक्लियर चेन। अब क्या होता है, यहां पर एक और यही यूरेनियम रख दिया जाता है, इसके सामने, इसके सामने, इसके, अब ये तीनों इसको हिट कर रहे हैं, तीनों हिट कर रहे हैं, तो यहां दोबारा ये दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहे हैं, और तीन न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है हर एक। तीन तीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, और एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी प्रोड्यूस हो रही है इसके साथ साथ। अब इन तीन तीन जो प्रोड्यूस हुए 9 हो गए, 9 के सामने दोबारा से हम क्या रख लेते हैं, यूरेनियम को रख लेते हैं। तो ये इस तरह ये जो प्रोसेस चल रहा है इसको कहते हैं न्यूक्लियर चेन। ये क्या है, ये एक न्यूक्लियर चेन है, इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। और इस प्रोसेस से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम स्टोरेज कर रहे होते हैं एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। मीन ये पूरा प्रोसेस जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में चलता है,
और इस पूरे प्रोसेस को हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। तो इससे जो एनर्जी आ रही होती है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में सेव होती है। तो इस एनर्जी को हम सेव करके ही क्या बनाते हैं, एटम बॉम्ब प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब आपके पास है जनाबे अली, द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन कॉज द टारगेट nucleus to split into two or more nuclei and that are lighter than the parent nuclei। ये जो होते हैं लाइटर होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई टूटता है, तो जब पेरेंट न्यूक्लियाई टूटता है तो वो फिर क्या बनता है, ये छोटे न्यूक्लियाई बनते हैं। उसमें पेरेंट न्यूक्लियाई हैवी न्यूक्लियाई होते हैं और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये लाइट न्यूक्लियाई होते हैं आपके पास। क्लियर होगी बात। जी। अब देखो जैसे उसका प्रोसेस आ रहा है, वो प्रोसेस क्या है, वो पूरा प्रोसेस यहाँ शो किया गया। When a neutron hit a uranium 235, 235 is the mass number of uranium। अच्छा, यूरेनियम के आइसोटोप ये बात का 233 भी होगा, बात का 234 भी होगा, लेकिन इसका ये जो आपके पास मौजूद है ना 92, ये चेंज नहीं होगा। ये चेंज हो सकता है, वो क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। अगर ये 235 हो गया या 233 हो गया या 236 हो गया या 234 हो गया तो मीन ये यूरेनियम के आइसोटोप्स हो गए। लेकिन इसका डाउन जो होगा मीन एटॉमिक नंबर जो होगा वो 92 ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो कॉज टू स्प्लिट प्रोड्यूस सिट्रीनियम एज 90 एंड एक्सिनियम 143 एंड 3 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। तो ये एक रिलेशन बनी, यूरेनियम को हमने क्या किया, न्यूट्रॉन थ्रो किया तो उससे एक्सी बना 143 एंड 54 प्लस एसआर बना 90 एंड 38 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए और एनर्जी प्रोड्यूस हो गई साथ साथ में। क्लियर हो गई बात। जी। अच्छा, अब यूज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन, ये फ्यूजन का प्रोसेस था। फ्यूजन का, फ्यूजन में क्या होता है, स्प्लिट होता है, टूटता है, बस ये जहन में रखना, स्प्लिट होता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेट फ्रॉम द एनर्जी रिलीज्ड बाय द फ्यूजन रिएक्शन। इससे हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी भी, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे, जब हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन यूज करते हैं, जब हमने एनर्जी का चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने न्यूक्लियर पावर स्टेशन पढ़ा था, तो उसमें एक बॉयलर था, बॉयलर को नीचे से हीटअप किया जा रहा था न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू। तो ये वो प्रोसेस वहां पर भी किया जाता है कि उससे एनर्जी ली जाती है और उससे फिर हीटअप किया जाता है और बॉयलर गर्म होता है तो फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। A nuclear power station consists of a nuclear reactor and a generator। तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर एक जनरेटर पे रिएक्ट करता है, ये उसकी डायग्राम थी अगर आपको याद हो। तो इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर ये जो है ये पूरा यूरेनियम रखा गया है, देखो यहाँ पर ये पूरा यूरेनियम रखा जाता है। इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ग्रेनाइट है, यहाँ यूरेनियम रॉड्स हैं, इसको गर्म किया जाता है। फिर ये बॉयलर आता है, बॉयलर को क्या किया, बॉयलर इसको गर्म करता है। जब ये हॉट गैसेज आती हैं इसके ऊपर तो ये यहाँ से क्या होता है, जब पानी आ रहा होता है उसको गर्म करता है, वो इवाइपरेट होता है, टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमने से जनरेटर ऑपरेट होता है, जनरेटर ऑपरेट होने से बिजली प्रोड्यूस हो रही है। तो ये पूरा हमने प्रोसेस जो था ये हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी में, सॉरी एनर्जी में पढ़ा था, वर्क पावर एनर्जी के अंदर जब हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे तो ये हमने वहां पढ़ लिया था। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है, पावर स्टेशंस में भी, और न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू ही हम एटम बॉम्ब बनाते हैं। ठीक हो गया। अब देखो ये क्या हो रहा है, एनर्जी चेंज इसमें कैसे हो रहा है, जैसे हम वहां एनर्जी डायग्राम बनाते थे तो न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ यूरेनियम उससे क्या प्रोड्यूस हो रही है, उससे न्यूक्लियर फ्यूजन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर हो रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। हीट एनर्जी क्या हो रही है, एक्सचेंजर के पास जा रही है, वो हीट एनर्जी ऑफ स्टीम में कन्वर्ट हो रही है। फिर उससे क्या हो रहा है, टरबाइन के ऑपरेट हो रहा है, टरबाइन घूम रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद जब टरबाइन से क्या हो रहा है, जनरेटर के पास जा रही है, और जनरेटर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक हो गया बात। कोई ऐसी चीज जो समझ नहीं आई। नो सर। अच्छा, सेकंड प्रोसेस है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन। एक हो गया फिजन, ये अब है फ्यूजन, फ्यूज। फ्यूजन का मतलब है कंबाइन होना, फिजन का मतलब था टूटना, फ्यूजन का मतलब है कंबाइन होना। अब क्या था, पहले दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस टूट के दो न्यूक्लियस बन रहे थे, अब दो न्यूक्लियस मिलके एक सिंगल न्यूक्लियाई बनाएंगे। मीन दो छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। पहले एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के दो छोटे न्यूक्लियाई बना रहा था, अब
दो छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाएंगे। मतलब ये हो गया, पहले टूटने का प्रोसेस था, अब जोड़ने का प्रोसेस है। तो टूटना देखो आसान होता है, इसका मतलब ये हो गया फ्यूजन में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कम है। फ्यूजन क्योंकि जोड़ना है, जोड़ना होता है मुश्किल, तो जब काम मुश्किल है तो इसमें एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो फ्यूजन की एनर्जी जो है वो फिजन के कंपैरिजन से बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है। फ्यूजन में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिजन में एनर्जी फिर भी कंट्रोलेबल है। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन इज द कंबाइनिंग ऑफ टू लाइट न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस releasing a vast amount of energy during the process। फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है, आपके पास दो हाइड्रोजन के एटम्स मिल रहे हैं, H2 और H3 मिल रहे हैं, ट्राइटीनियम और डाइटीनियम मिल रहे हैं। तो उससे फ्यूजन प्रोड्यूस हो रहा है, फ्यूजन से वो क्या बन रहे हैं, हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। यानी दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिलके हीलियम का एक न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक हो गया। जो ये प्रोसेस अभी तक जो है वो सन में हो रहा है, सन के अलावा ये प्रोसेस अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ, और यही प्रोसेस सन में हो रहा है। तो सन देखो कितना गर्म है कि यहां तक हमारे पास उसकी हीटनेस पहुंच रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि फ्यूजन के अंदर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो देखो ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन 2 प्लस हाइड्रोजन 3 हो रहा है, और वो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं, और एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो। अच्छा, नेक्स्ट देखो, इसी को क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन बिहेव बिलीव टू बी द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज रिलीज बाय द सन। यानी सन जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू ही कर रहा है। व्हेन टू हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मूविंग एट हाई स्पीड कोलाइड, they can join together to produce a heavier nucleus, a large amount of energy is produced, जो हमारे पास यहां पहुंच रही है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जो हमारे पास यहां पर पहुंच रही है। हाइड्रोजन बम यूज द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन फॉर इट्स डिजाइन। यानी जो हाइड्रोजन बम हम बनाते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल के थ्रू बनाया जाता है, कि उसमें भी हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, और उसकी एनर्जी को स्टोरेज किया जाता है, और वो हाइड्रोजन बम कहलाता है। लाइक दिस, ये उसका प्रोसेस है, मॉडर्न प्रोसेस है हमारे पास। ठीक है, हाइड्रोजन बम बनाने के लिए, और उसका ब्लास्ट, ये ब्लास्टेड होते हैं, उसके डायग्राम्स मैंने शो की गई है। अच्छा, अब ये याद रखना, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू हम हाइड्रोजन बम बनाते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू हम एटम बम बनाते हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हाइड्रोजन बम सर की एनर्जी जो ये होती है, हार्मफुल क्या कह रहे हो? हार्मफुल होता है ये? बहुत ज्यादा, वही बता रहा हूँ बेटा। यानी हाइड्रोजन बॉम्ब जो है ना बेटा, बहुत पावरफुल होता है। और एटम बम आपका, न्यूक्लियर बम आपका नहीं पता कि पावर हिरोशिमा पे जब गिरा था, तो वो वहां पर अभी तक जिंदगी सही से आबाद नहीं है, ये इतना हार्मफुल होता है। ठीक है बेटा, यानी न्यूक्लियर वॉर है ये न्यूक्लियर एटम बॉम्ब है जिसको हम कहते हैं एटम बॉम्ब। तो एक हाइड्रोजन बम होता है, एक एटम बम होता है। तो हाइड्रोजन और एटम बम को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं ना, तो ऐसे कर सकता हूं कि लेट सपोज एटम बम अगर कराची को तबाह कर सकता है, अगर मैं ये कहता हूं कि एक एटम बम कराची को तबाह कर सकता है, तो हाइड्रोजन बम की एग्जांपल ऐसे होगी कि एक हाइड्रोजन बम पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। अगर मैं कहता हूं एक हाइड्रोजन बम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जी लेट सपोज गुलशन मेमार को तबाह कर सकता है, तो एटम बम, हाइड्रोजन बम जो होगा वो पूरी कराची को तबाह कर सकेगा। यानी दोनों की पावर में इतना बड़ा फर्क है। तो हाइड्रोजन बम बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्टेड है, और एटम बम भी इफेक्टेड है, लेकिन हाइड्रोजन से कम। ठीक हो गया। जी। अब हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, के स्टार्स कैसे बनते हैं, उसके प्रोसेस को गौर से समझ लो। ये आपके पास जो है वो उसमें भी आएगा, स्पेस फिजिक्स में भी आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इंटरस्टेलर डस्ट इन स्पेस, एनी एक्सीडेंटली बिकम सो डेंस्ड। वो क्या हो जाती है, एक्सीडेंटली बहुत डेंस्ड हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन और जो डस्ट ऊपर मौजूद है वो आपस में मिलती है, तो बहुत ज्यादा डस्ट जो है वो डेंस्ड हो जाती है, मीन उसके बहुत ज्यादा पार्टिकल एक जगह पे जमा हो जाते हैं, उसको कहते हैं डेंस्ड।
दैट दे कॉन्टेक्ट अंडर देयर ओन ग्रेविटी, तो वो अपनी ओन ग्रेविटी के अंडर आ जाते हैं। कॉजिंग टेम्परेचर, वो कॉज बनते हैं टेम्परेचर के, एंड डेंसिटी टू राइज, और डेंसिटी राइज होना शुरू हो जाती है। ये उसकी एक पिक्चर शो की गई है यहाँ पर मैंने, कि क्या हो रहा है आपके पास। देखो ये डार्क क्लाउड है, ए, बी में क्या है, ग्रेविटेशनल स्केप है, सी में क्या है, फोटो स्टार्स है। यानी ये यहाँ स्टार बना है। पहले क्या हुआ, डस्ट आया, कोर डस्ट बना, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो डेंस कोर, डेंस कोर बन रहा है आहिस्ता 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 आहिस्ता। उससे क्या हो रहा है, उससे वो टेम्प उसका वो बढ़ता रहता है। जब वो ज्यादा हो जाते हैं तो देखो ये जो बी आ रहा है, ग्रेविटेशनल कोलाइड्स हो रहे हैं, वो बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, सारे मिलके आहिस्ता आहिस्ता और डेंस बनते जा रहे हैं। फिर क्या होता है, फिर वो एकदम से एक्सीडेंटली वो इतने वो हो जाते हैं कि ड्यू टू द ग्रेविटी वो क्या आ जाते हैं, अपनी ग्रेविटी के अराउंड आ जाते हैं, और उसका टेम्परेचर जो है वो राइज होना शुरू हो जाता है, और डेंसिटी भी राइज होना शुरू हो जाती है। तो वो फोटो स्टार बन जाते हैं। तो फोटो स्टार के बाद उसका क्या होता है, फोटो स्टार के बाद वो क्या बनते हैं, ट्राई स्टार बनते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, उसमें वो आना डिस्क बनना शुरू हो जाती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपके स्टारेशन की तरफ आते हैं, और एंड में जाके वो क्या बन जाता है, यंग स्टार सिस्टम बन जाता है पूरे का पूरा। ठीक है, अब इस प्रोसेस को दोबारा से सुनो। ये जो अभी मैंने बताया, इस प्रोसेस को दोबारा से सुनो। व्हेन द मास स्टार टू गिव अ रेड ग्लो, जब उसको रेड ग्लो मिलती है ना, तो हम कहते हैं अ फोटो स्टार इज फॉर्म्ड। ये कब होता है, जब डस्ट पार्टिकल्स और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, डेंस हो जाते हैं, और एक्सीडेंटली वो क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, कोलाइड हो जाते हैं। आपस में कोलाइड होते हैं तो वो मोर डेंस्ड हो जाते हैं। जब अच्छे खासे उनकी ग्रेविटेशनल उसका क्या हो जाता है, कोलाइड हो जाता है, वो अपने बहुत ज्यादा आपस में मिल जाते हैं और बहुत ज्यादा डेंसिटी गेन कर लेते हैं, तो उस टाइम वो अपनी ही ग्रेविटी के थ्रू अंडर वर्क करना शुरू कर देते हैं एक्सीडेंटली। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई प्रोसेस होता है, वो होता है नहीं, एक्सीडेंटली होता है ये सब कुछ। क्योंकि इसका हमें और कुछ नहीं पता, क्योंकि स्टार बनना वो अल्लाह ताला का निजाम है कि कैसे बनता है। हम सिर्फ एक एक अपना नजरिया बना रहे हैं, साइंस ने अपना एक नजरिया बनाया है। तो वो एक्सीडेंटली क्या हो रहा है, एक्सीडेंटली उससे क्या बन रहा है, उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है, और वो क्या होना शुरू होता है, हाई डेंस होना शुरू हो जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ने लग जाती है। तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम उसमें आपके पास ग्लो आना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर जितना जितना बढ़ेगा उतना उतना आपके पास उसमें ग्लो आना शुरू हो जाएगी। तो जब ग्लो आना शुरू हो जाती है, तो उस टाइम हम उसको कहते हैं फोटो स्टार। उसको हम क्या कहते हैं, फोटो स्टार कहते हैं। फिर when temperature at the center of the mass increase to 10 million, जब टेम्परेचर ऑफ द सेंटर ऑफ द मास जो होता है वो 10 मिलियन डिग्री केल्विन हो जाता है ना, तो हाइड्रोजन विल फ्यूज टू फॉर्म हीलियम। तो हाइड्रोजन फ्यूज होती है, फ्यूज का मतलब निकलना नहीं है, हाइड्रोजन कंबाइन होना शुरू हो जाती है, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलना शुरू हो जाती है, तो हीलियम बनता है, जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन कहते हैं। अनलाइक ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, we are familiar with the nuclear reaction convert one chemical element into the other chemical, such as form hydrogen to helium। हाइड्रोजन से वो हीलियम बन गया, रिलीजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो यहां पर लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो अभी हमने न्यूक्लियर फ्यूजन में भी पढ़ा। तो वो भी यहां समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं मैं, कि जी अगर आपका जब इसका टेम्परेचर जो है 10 मिलियन डिग्री केल्विन तक पहुंच जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलके हीलियम बनना शुरू हो जाता है। तो जब ये हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में, तो उस टाइम ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, विच कॉज द टेम्परेचर टू राइज फर्दर। वो कॉज करेगा टेम्परेचर को और बढ़ाने में। 10 मिलियन पहले से ही था, अब वो और बढ़ेगा, और वो और सरफेस को हीट अप करेगा। द एनर्जी कॉज द सरफेस टू हीट अप, एंड इवेंचुअली एनर्जी स्केप फ्रॉम द मास एज रेडिएशन। और क्या होगा, इन्वेंचुअली क्या हो जाएगा, जब वो हीटअप बहुत ज्यादा सरफेस हो जाएगा, तो उससे ही रेडिएशन निकलना शुरू हो जाएंगी। मीन जो मास आपका बन रहा है, हीलियम बन रहा है या जो भी मास बन रहा है, उससे एनर्जी बाहर निकलना शुरू, ग्लो करना शुरू कर देगा, जैसे सूरज कर रहा है। तो ऐसे ही क्या होगा, उससे निकलना शुरू हो जाएगी।
At some point in time, the state in steady, in that the amount of energy released from the fusion reaction equals to the forms. तो जब इस तरह की कोई फॉर्म आएगी कि वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी एनर्जी उसके, कि भाई उससे जो एनर्जी निकल रही है वो उसके इक्वल हो गई है और अच्छी खासी एनर्जी निकल रही है, तो उस टाइम हम उसको कहेंगे ये स्टार बन गया, लाइक दिस। ये आपके सामने है पिक्चर्स में कि अब वो स्टार बन गया। क्यों? क्योंकि उससे एनर्जी जो है वो ऑटोमेटिकली निकल रही है, तो वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो स्टार्स हम उसी को कहते हैं जिसकी अपनी एनर्जी होती है। अगर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एनर्जी नहीं है तो वो प्लेनेट है। स्टार्स की अपनी एनर्जी होती है और वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर हो गई बात? जी। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है, लेट सपोज कोई चीज मर जाती है, कोई चीज जैसे देखो आजकल भी है, फर्ज करो पुलिस वालों को जी कोई बॉडी मिलती है, उसको कैसे पता चलता है कि साइंटिस्ट को या पुलिस वालों को कैसे पता चलता है, डॉक्टर्स को, कि भाई ये इतने दिन पहले मरा था। या कोई लेट सपोज मंजो दौड़ों में हमें कोई हड्डी मिली, हमें कैसे पता चलता है ये इतनी पुरानी हड्डी है, 5,000 साल 4,000 साल पुरानी हड्डी है, वो कैसे हमें पता चलता है? तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस होता है, एक लिविंग बॉडी के अंदर कार्बन की एक फिक्स मिकदार मौजूद है, जो मेरी बॉडी, आपकी बॉडी, हर एक की बॉडी में मौजूद है। वो कार्बन की एक फिक्स मिकदार है। तो वो कैलकुलेट करते हैं कि जी मरने के बाद उसकी एक हाफ लाइफ होती है, वो डिकम्पोज होती रहती है। तो वो उस तरह उसको कैलकुलेट करते हैं कि जी इसको कितना टाइम हो गया, इसके अंदर कितनी मिकदार रह गई है, तो उस मिकदार को कैलकुलेट करके वो देख कर बताते हैं कि ये इतने साल पुराना बॉडी है। तो radioactive substance decay at the rate we can determine. We can use them to discover how old object and animals are. The best known example of this radiocarbon dating. ठीक है, यानी हम एनिमल्स या ऑब्जेक्ट की ओल्ड वैल्यूम करते हैं, तो ये सबसे बड़ी एग्जांपल है रेडियो कार्बन डेटिंग की। ऑल लिविंग थिंग्स कंटेन कार्बन, प्लांट get these from the atmospheric carbon dioxide which they use in photosynthesis. Plant eating animal get it from the plant they eat to build their bodies. Meat eating animals get it from other prey. Most carbon is carbon 12. जो मोस्ट कार्बन है वो कार्बन 12 है जिसको हम कहते हैं। इट इज नॉट रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव नहीं है। अ टिनी फ्रिक्शन इज रेडियो एक्टिव कार्बन, जो कार्बन 14 है वो है आपके पास रेडियो एक्टिव। कार्बन 12 जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है, विद अ हाफ लाइफ ऑफ 5370 ईयर्स। यानी कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो है 5370 ईयर्स। एंड इट्स इमिट द बीटा पार्टिकल्स, और ये बीटा पार्टिकल इमिट करता है, अल्फा पार्टिकल इमिट नहीं करता। इसका मतलब है अगर बीटा पार्टिकल इमिट कर रहा है तो इसका रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, उसके साथ जो 6 है ना, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 है, उसके साथ +1 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो कार्बन नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कार्बन किस में कन्वर्ट होगा? नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा जब इसका डिके होगा। तो आपके पास है द आइडिया ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग इज दिस: व्हेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई द कार्बन 14 इन इट्स बॉडी डिके, तो वो डिके करना शुरू हो जाती है। as time passed the amount remaining decreased. If we can measure the amount remaining, we can work out them the organism were alive. यानी उसके मरने तक हम उसकी बात कर सकते हैं कि वो कितने अरसे पहले मरा था। यानी टोटल को हम निकाल लेंगे तो उसके अंदर जितनी बची होगी तो उसमें हम उसको बता देंगे कि भाई ये इतनी है। देयर आर टू वे टू मेजर द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। दो तरीके हैं हमारे पास कि ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी कार्बन मौजूद है। बाय मेजरिंग द एक्टिविटी ऑफ अ सिंपल यूजिंग अ डिटेक्टर विच कॉल्ड अ गैगर काउंटर। गैगर काउंटर जैसे गैगर मॉड्यूलर ट्यूब हमने पढ़ी, उसको गैगर काउंटर भी कहते हैं। तो एक तो वो यूज करके कर सकते हैं हम। दूसरा बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ कार्बन 14 एटम यूजिंग अ मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर को भी से कर सकते हैं और गैगर मॉलर ट्यूब से भी कर सकते हैं। दोनों में से जिसको से मुनासिब लगे उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको बता सकता है कि इसके अंदर कितने कार्बन एटम मौजूद हैं
कितने कार्बन एटम मौजूद नहीं है, तो उसके थ्रू हम उसको वर्कआउट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात ये बेटा? जी